अखिलेश काका दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहे हैं। बिजली विभाग ने बस ये दिलासा दिया है कि आके वो लोग ट्रांसफार्मर ठीक कर देंगे। आसमान बादलों से घिरा हुआ है पर बारिश अभी नहीं हो रही है, पर फिर भी अंधेरा सा छा गया है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अपने छोटे से मकान के ठीक बाहर खाट लगा के गांव के बेनी काका लेटे हुए हैं। उनके पास एक लालटेन जल रही है। पास में एक पेड़ भी है। बेनी काका फिलहाल अपने घर में अकेले ही हैं। उनके घर वाले बिजली ना होने के कारण अपनी नानी के घर चले गए हैं। बिजली नहीं है। गर्मी और अंधेरे में घर के अंदर बैठने से तो अच्छा है बाहर ही बैठा जाए, यही सोच के वो बाहर लेटे हुए थे। थोड़ी ही देर में उनके सामने से मृदुल उस तरफ आया। उसके कंधे पे एक बस्ता है पर हाथों में कोई टॉर्च या लाइट नहीं है। कौन है वहाँ? ओ मास्टर साहब, आइए आइए, गर्मी बहुत है आज, आइए बैठिए। मृदुल वहीं खड़े रहा और बोला, ना मैं ठीक हूँ। और आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? घर में कोई और नहीं है क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं मास्टर, सबके सब अपने नानी के घर गए हैं और अब इस गर्मी में बाहर ही ठीक है, पर तुम ऐसे अकेले अंधेरे में कहाँ घूम रहे हो? बारिश का मौसम है, सांप बिच्छू निकलते हैं, वो भी जहरीले। अरे सांप बिच्छू से मुझे डर नहीं लगता। खैर, जो बात करने आया हूँ वो तो आपसे कर लूँ, पर पहले आप ये लालटेन बुझा दीजिए, मुझे इसकी महक बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बात सुन के बेनी काका सोच में पड़ गए। अचानक से लालटेन बुझाने की बात क्यों बोल रहा है? क्या ये कोई और है? क्या इसका मतलब वो वापस आ चुके हैं? क्या ये सच में वही है? कौन हो तुम? कौन है तू? बता, सच बता, कौन है तू? इतना कहते ही मृदुल एक अजीब आवाज में हंसने लगा। धीरे धीरे मृदुल का शरीर बड़ा होने लगा। अचानक से उसका शरीर एक काले रंग के लगभग कंकाल जैसे शरीर में बदल गया। काफी ज्यादा लंबा, आंखों के जगह पे गड्ढे थे और उसमें लाल आंखें चमक रही थी। बड़े बड़े नुकीले दांत, बदन पे एकदम मांस नहीं, हड्डियां निकली हुई। अरे बाप रे, कोई है, बचाओ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। वो शैतान धीरे धीरे बेनी काका की ओर बढ़ने लगा। बेनी काका डर से वही जम गए। वो वहां से भाग भी नहीं पाए। कुछ देर में उनकी चीख गांव में सुनाई दी। थोड़ी देर में उनकी आवाज सुन के गांव के लोग उनके घर की ओर भागे पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि बेनी काका का शरीर वैसे ही खटिया पे पड़ा हुआ है। देख के पता चल रहा था कि उसमें अब जान नहीं बची है। उस शैतान ने उनका खून चूस के गला तोड़ के उन्हें मार डाला है। आंखें खुली हुई है, आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा है। शरीर जम चुका है। हे भगवान, ये क्या हुआ? बेनी भैया, ओ बेनी भैया, ये क्या हो गया? सारे लोग घबरा गए। डर की एक लहर दौड़ पड़ी सब में। सब आपस में कुछ बात करने लगे। मृदुल ने शरीर को देखते हुए कहा, जी क्या हुआ? इनकी तो जान जा चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनका खून चूस के इन्हें मार डाला है। और ये बहुत डरे हुए भी थे। पर आखिर इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है? ये कौन सा जानवर इनका खून चूस सकता है ऐसे? काका क्या है ये सब? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उसी का काम है जो शशि को रास्ते में मिला था। कुछ तो बताइए काका, क्या है ये? ऐसा चुप क्यों है? तभी बारिश फिर से शुरू हो गई। लो, फिर से बारिश शुरू हो गई। बेनी के शरीर का कुछ करना होगा। एक काम करो, पहले तो उसके बेटे को फ़ोन करके बताओ कि सब क्या हुआ है। और अभी इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अब
अभी कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। वो सब यहीं होंगे, आसपास ही होंगे सब। बत्तियाँ चालू रखना सब अपनी। वो लोग बेनी काका की लाश को लेकर जाने के लिए तैयार हो गए, पर अंधेरे में न जाने कितनी लाल आंखें उन्हें दिख रही थी, पर शायद रोशनी के डर से सामने नहीं आ रही थी। लोगों ने उस रात को बेनी काका का अंतिम संस्कार कर दिया। इस सब के बाद सब गांव के पुराने पेड़ के पास बैठे थे। बारिश काफी पहले ही रुक चुकी है, धीरे धीरे सवेरा हो रहा है, पर सब लोग अखिलेश काका की ओर देखे जा रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। काका काका अब तो बताओ क्या चल रहा है, हम सब लोगों को बहुत डर लग रहा है। काका ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा तो सुनना चाहते हो तो सुनो फिर। तुम लोगों की उम्र अभी लगभग 30-40 साल है बस। तुम लोग अभी बस बच्चे ही हो। मेरी उम्र तकरीबन 70 साल हो गई है। मैं इस गांव का इतिहास जानता हूँ। मुझे इस गांव के बारे में बहुत कुछ पता है। मेरे जैसे कई लोग और भी थे जिन्हें इसके बारे में सब कुछ पता था, पर वो सब या तो किसी बीमारी से मर गए या फिर उम्र के कारण। उन सबको भी इस राज का पता था और बेनी भाई को भी पता था, पर अब उसकी मौत के बाद बस मैं बच गया हूँ जिसे ये पता है। ये बात तब की है जब मैं करीब 15-16 साल का था। उस समय हमारा गांव बहुत नया था। यहाँ बिजली भी नहीं थी, पानी की भी अच्छी सुविधा नहीं थी। लोग तालाब और नदी पर आश्रित थे। गांव में बहुत जंगल था। उस समय एक दिन हमारे गांव में मलेरिया का मच्छर पाया गया। जहां तहां पानी में अंडे देने लगे ये सब, तालाब में भी। उस समय मलेरिया जानलेवा था। बड़े बुजुर्गों ने लोगों को कहा कि इससे बच के रहे। लोगों ने कई सारी सावधानी बरती। बुजुर्गों ने सबको मच्छरदानी का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा, लेकिन कई लोग नहीं माने। उनके लिए मच्छरदानी में सोना नया था। उन्हें इसमें कैद का अनुभव होता था। पर जिन लोगों ने मच्छरदानी का इस्तेमाल किया उनमें से बहुत सारे लोग बच गए, और जिन्होंने नहीं किया उनमें से बहुत सारे लोगों को मलेरिया हो गया। देखते ही देखते लगभग आधा गांव साफ हो गया। उस समय भी मलेरिया की दवा आ गई थी, लेकिन वो शहर में थी तो वहाँ तक कोई जा नहीं पाया। जब तक इलाज हो पाता तब तक बहुत देर हो जाती। लगभग आधा से ज़्यादा गांव खत्म हो गया। जो लोग मच्छरदानी लगा के सोते थे, घर के आसपास धुआं करते थे, वो सब बच गए। मेरा परिवार भी उनमें से एक था। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो गया। गांव से मलेरिया भी लगभग खत्म हो गया। सरकार ने भी कई कदम उठाए और सब कुछ शांत हो गया। पर फिर कुछ दिनों के बाद एक एक करके गांव में ना जाने कई सारी आत्माएं दिखने लगी। अंधेरा होते ही ये सारी अतृप्त आत्माएं गांव में नजर आने लगी। बात ये थी कि जो लोग मरे थे उनके घरों में नए लोग आकर रहने लगे। ये बात उन आत्माओं को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी संपत्ति किसी और को नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। गांव में बात बहुत तेजी से फैल गई। गांव के बड़े लोगों ने एक ओझा और तांत्रिक को बुलाया और फिर उनसे पूजा करवाई, और लोगों ने कई सारी चिट्ठियां लिख के अर्जियां दे के गाँव में बिजली लेके आए। इन सब के बाद गांव में आत्माओं का आतंक अचानक से कम हो गया। पर फिर भी जब बहुत देर तक बिजली जाने लगी तब कभी कभी ये आत्माएं नजर आने लगी। लोगों को इस बात का पता चल गया, और जब भी बिजली जाती वो लोग लालटेन या फिर कुछ न कुछ लाइट जला के रखते थे। पर अब सभी बड़े और बुजुर्ग खत्म हो गए, और अब इस बारे में गांव के किसी को भी नहीं पता है। ट्रांसफार्मर उड़ जाने से गांव में इतना देर तक अंधेरा रहा। लगता है वो सारी प्रेत आत्माएं लौट आई है। ये सारी आत्माएं उन लोगों की जान लेके उनके घरों में घुसना चाहती हैं।
कभी कभी तो ये अपने असली रूप में आती हैं, तो कभी कभी किसी और का भेष बदल के आती हैं। पर ये सारी आत्माएं रोशनी से बहुत ज़्यादा घबराती हैं, और जब तक रोशनी रहे ये सब पास नहीं आती हैं। मैं आज जा रहा हूँ बिजली विभाग, और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपने साथ लेके ही आऊँगा। ज़रूरत पड़े तो आज रात को वहीं रहूँगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना और अंधेरा मत होने देना। टॉर्च लाइट लालटेन सब जला के रखना, और हाँ, हो सके तो किसी ओझा या तांत्रिक को लेके आओ और दिखाओ, कुछ पूजा करवाओ। इसके बाद काका बिजली विभाग की ओर निकल गए। धीरे धीरे दिन ढल गया। शाम को मृदुल मास्टर स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर की ओर नहीं गया। स्कूल के बच्चों की परीक्षा चल रही थी और उनकी कॉपीज चेक करनी थी उसे, तो आज शाम में वो बैठे बैठे कॉपीज चेक कर रहा था। धीरे धीरे अंधेरा ढल आया। लाइट अभी भी नहीं आई थी। एक लालटेन की रोशनी में वो चुपचाप कॉपीज चेक किए जा रहा था। तभी स्कूल के बाहर से अखिलेश काका की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर, ओ मास्टर, अभी तक काम कर रहे हो क्या? बाहर तो आओ। मृदुल आवाज़ सुन के बाहर आया। अरे काका, कब आए? क्या बोला इलेक्ट्रिक ऑफिस वालों ने? कब तक ठीक होगा सब? ना, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस बोला है कि आकर ठीक करेंगे, पर पता नहीं कब तक होगा। अच्छा, पर आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, बाहर बारिश भी आने वाली है। आइए जल्दी अंदर आइए, आइए बात करते हैं। हाँ चलो, पर मास्टर ये लाइट बंद कर दो, आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है। बंद कर दो लाइट। हाँ, क्यों नहीं, लाइट में बंद। मृदुल को तभी सुबह अखिलेश काका की बात याद आई कि वो आत्माएं लाइट से डरती हैं। हाँ, लाइट बंद तो कर दूंगा, पर अगर लाइट बंद कर दिया तो आप देखें कैसे और अंदर कैसे आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, हम अंधेरे में ठीक से देख लेते हैं। लाइट से दिक्कत होती है, इतने दिनों तक अंधेरे में ही तो थे, तब सब ठीक था। जब से रोशनी हुई है तब से दिक्कत हुई है। अब रोशनी चली गई है तो अब फिर से ठीक है। ये स्कूल भी तो मेरा ही था, मेरा घर था। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर, बोला ना लाइट बंद कर। फिर अचानक से काका का शरीर बदलने लगा। थोड़ी देर में वो करीब 8 फुट लंबा पतला सा शैतान में बदल गया, और एक कर्कश आवाज में उसने कहा, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रही बात? अच्छे से बोल रहा हूँ, लाइट बंद कर, वरना हम सब तेरा खून चूस के तुझे खाएंगे और चबा जाएंगे। बंद कर लाइट, बोला ना लाइट बंद कर। तभी वो अचानक से मृदुल की ओर बढ़ने लगा। मृदुल बहुत ज्यादा डर गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मैं तो नया हूँ गांव में, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। बोला ना लाइट बंद कर, जल्दी बंद कर लाइट। तभी एक एक करके वैसे और भी सारी परछाइयां वहां धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। मृदुल बहुत ज्यादा घबरा गया, उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। धीरे धीरे वो परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी, पर तभी अचानक से वहां पे धुआं आने लगा। उस धुएं के लगते ही वो परछाइयां गायब होने लगी। धीरे धीरे धुआं बढ़ता गया और कुछ लोगों की आवाज भी आने लगी। जब धुआं ज्यादा बढ़ा तो वो शैतान अचानक से वहां से गायब हो गया। वहां पे एक तांत्रिक के साथ अखिलेश काका और कुछ लोग आए थे। गांव वालों ने तांत्रिक को बुला के बाकी जगह तो मंत्र और धुनी करवा दी, तो बाकी सब तो ठीक हो गया था अभी के लिए। और मुझे याद था कि तुम स्कूल से लेट निकलते हो, तो मैं सबको लेकर यहाँ आ गया, और अच्छा हुआ कि आ गया। आज देर हो जाती तो ना जाने क्या होता। मैंने मंत्र पढ़ दिया है और धुनी भी हर जगह कर दी है। इससे कुछ देर तक तो ये लोग दूर रहेंगे। अब तुम लोग हमेशा गांव में कोई ना कोई लाइट जला के रखना। ज़्यादा देर के लिए लाइट नहीं रही तो ये लोग फिर से वापस आ जाएंगे। उनके ऐसा कहते ही
अचानक से लाइट भी आ गई। इलेक्ट्रिक विभाग वालों ने ट्रांसफार्मर ठीक कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए